चलिए, तो डे का सबसे एंटिसिपेटेड वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि अभी मनीष सर आएंगे और दो चार गाली देंगे गवर्नमेंट को एंड बोलेंगे बेकार है एंड ऑल दैट बोलेंगे, एंड उसके बाद ये चीज़ है। देखिए, दो पार्ट में वीडियो को रखेंगे। पहला पार्ट जो अच्छा चीज़ किया इन लोगों ने, सेकेंड पार्ट जो अच्छा कर सकते थे नहीं किया इन लोगों ने। और तो सेकेंड पार्ट का साइज छोटा होगा बट इम्पैक्ट अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसका ज़्यादा होगा। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजों को बताना जरूरी होता है। हर चीज में नेगेटिव रह के जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बियर बनो, बेवकूफ नहीं बनो। ठीक है, तो बियर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बियर्स मेक मनी, बुल्स मेक मनी, ओनली पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो बेवकूफ मत बनिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके लिए करेंगे क्या? पहले तो ये समझते हैं कि ये जो टैक्स रिलीफ दिया गया, इससे एक नॉर्मल इंसान के जीवन में क्या डिफरेंस आता है। पहला चीज, सारे पॉजिटिव बातें बताता हूं, ठीक है, और हर चीज पॉजिटिव में ही लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि यहां पे भी कोई मैल इंटेंशन है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये फर्स्ट ये लोगों ने क्लियर कट इंटेंट से अलाउ किया है। मैं पढ़ रहा था पूरा फाइनेंस एक्ट, मैंने सोचा था 3 बजे वीडियो शूट करूंगा, अभी 4:45 पे शूट करने बैठा हूं। इतना टाइम इसीलिए लग गया कि मैं भी देख रहा था कि भाई कुछ तो डाला होगा इफ एंड बट। इतना आसानी से तो मिडिल क्लास को ये आराम नहीं दे देंगे। तो बहुत कुछ चीजें मैंने सोची, बहुत कुछ देखा, मैंने पढ़ा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने रिलीज किया सब पढ़ लिया। फिर समझ में आया कि नहीं, एक चीज है जिसमें इंटेंट इन लोगों ने क्लियर रखा है। नाउ अब आते हैं कि पावर ऑफ सोशल मीडिया क्या चीज है ना, ये आपको इससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास का सोचा। आपने नोटिस किया होगा ऑफ लेट मिडिल क्लास का रैंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इतना बढ़ गया था कि हर जगह सिर्फ टैक्स 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 लेके बात हो रही थी। मिडिल क्लास वॉज लिटरली सप्रेस्ड। एंड बात ये होती है, देखो मैं सिंपल बताता हूँ, गवर्नमेंट दो चीजें फोकस कर सकता है, या तो ग्रोथ पे फोकस करे प्लस अपना गवर्नमेंट बचाने में फोकस करे, राइट, या फिर गवर्नमेंट बचाने में फोकस करे और पब्लिक पे फोकस करे। दोनों, तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पूरा 10-12 साल ट्राई किया कि हम ग्रोथ पे लेके जाएं, ग्रोथ पे लेके जाएं। बट उनको ये समझ में आया कि अभी हम लाते लाते इस साइकिल में पहुंच गए हैं कि अब यहां पे पब्लिक के पास कंजम्पशन का ही पैसा नहीं है। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्लो डाउन लास्ट ईयर से दिख रही है। अब इनको ये समझ में आया कि अगर पब्लिक के पास ही पैसा नहीं बचेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है। फिर अगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? ये तो फिर उस तरह का ग्रोथ मतलब क्या, सिर्फ 2-4 लोगों के लिए ग्रोथ हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि नहीं, एक काम करते हैं, मल्टीपल एरियाज को एक संग कवर करते हैं। वो मल्टीपल एरियाज क्या क्या है? पहला एरिया सीधा बोल दिया अप टू 12 लाख जीरो टैक्स। देखिए रूल थोड़ा अलग है, मैं कंप्यूटेशन समझाऊंगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या कैलकुलेशन बनता है। लेकिन अगर आपका इनकम लेस देन 12 लाख है तो आपका जीरो टैक्स आप बैठोगे, सिंपल से इतना रखो। अगर आप सैलरी टैक्स पेयर हो तो आपका 12,75,000 तक जीरो टैक्स रहेगा। अगर आप नॉन सैलरीड हो, यानी कि बिजनेस इनकम है, आपके दुकान है, चलते हैं, या शॉप चलता है, या नॉर्मल बिजनेस फैमिली है आपकी, तो आपका अप टू 12 लाख रुपीज जीरो टैक्स रहेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा आप समझ के रखो। तो आप अगर सैलरीड वाले हो तो 1275 तक जीरो टैक्स है, और नॉन सैलरीड हो तो 12 लाख तक जीरो टैक्स है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन मत रखिए उसमें, कोई इफ एंड बट भी वहां नहीं है। सिंपल से यह है कि आईटीआर आपको फाइल करना पड़ेगा, उसमें 87A का रिबेट में कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर 12,01,000 हो गया तो, या 12,76,000 हो गया तो, देखिए उसमें मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे कि 1,000 इनकम बढ़ने से अगर आपका 60,000 टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो आपको 1,000 ही टैक्स देना पड़ता है। वो मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा वहां पे। बट अगेन उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बट एट द एंड आपको इंटेंट देखना है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई का इनकम 25 लाख है तो उसको ये 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स के रेट चेंज कर दिए हैं। तो पहले क्या था, अबव 15 लाख सीधा आपका 30% लगता था, वो चीज अब अबव 24 लाख लग रहा है। तो आपका 25 लाख तक इनकम था, तो जो 15 लाख से लेके 24 लाख तक आप 30% टैक्स पे करने वाले थे, अब वो नहीं आप करेंगे। उसमें स्टैगर्ड रेट्स है। रेट्स क्या है दिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे टेक्निकली क्या है कि हायर सैलरी वाले को भी, मान लीजिए कोई साल का 30 लाख रुपया इनकम करता है, उसको भी बेनिफिट पहुंचा है। उसको अप टू 1-1.5 लाख के आसपास बेनिफिट पहुंच जाएगा। नेट 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 1 लाख पकड़ लीजिए, इतना बेनिफिट पहुंच जाएगा।
अगर नॉर्मल टर्म्स में देखें तो एक आदमी को साल का 5,000 मतलब साल का 50,000 बढ़ गया तो महीने का 4-5,000 बढ़ गया, उससे लाइफ में क्या चेंज आएगा? चेंज लाइफ में पैसे से नहीं आता है, थॉट प्रोसेस से आता है। थॉट प्रोसेस से क्या चेंज आता है? अभी फरवरी चल रहा है, 99% ऑफिस में क्या सिस्टम चल रहा होगा यार? टैक्स सेविंग के लिए क्या कर रहा है? अरे तुमने टैक्स का डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, आपका अकाउंट्स फॉलोअप कर रहा होगा, भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं आया, वो डॉक्यूमेंट नहीं आया, ये सब चीज चल रहा होगा, राइट? वो बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज को ही पता है ना भाई कि एम्प्लॉइज का 12 लाख तक ही तो इनकम है, कोई ज्यादा इनकम तो है नहीं, ठीक है? अगर ज्यादा इनकम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? अपने क्या ही दिमाग लगाएंगे, उससे बस डिक्लेरेशन ले लेंगे एक ही बार, वन टाइम खत्म कर देंगे। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट हो गया। दूसरा चीज, अगर आप इससे कम ब्रैकेट होता तो आपके पास हमेशा दो चॉइस ये रहता, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम। काफी लोग यही कहते हैं कि भाई न्यू में जाएं कि ओल्ड में जाएं, बहुत सारा इफ एंड बट रहता। बट द पॉइंट इज कि कोई भी इफ एंड बट रहे, अब ये स्लैब्स इस लेवल पे चले गए हैं कि अब इनडिफरेंट हो गया। पहले क्या था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर सारा डिडक्शन का बेनिफिट ले लेते तो उसमें भी 10-12 लाख तक जीरो टैक्स हो जाता था। बट सारा बेनिफिट लेने के लिए आपके पास हाउसिंग लोन भी होना चाहिए, आपके पास एटीसी का बेनिफिट भी होना चाहिए, आपको पेरेंट्स का मेडिक्लेम, ये वो सारा बेनिफिट लेके आपको वो होता, तो वो एक्सपेंडिचर्स ही थे ना। अब क्या हो गया? अप टू 12 जीरो टैक्स। तो अब क्या है? मेरा पैसा मैं जैसे स्पेंड करूं, मेरे को नहीं करना है एटीसी का सेविंग। मैं योलो में विश्वास रखता हूं, यू लिव ओनली वंस। मेरे को भाई दिलजीत का कंसर्ट में जाना है, मेरे को कोल्ड प्ले जाना है, मेरे को नहीं सेविंग करना है, तो ठीक है करिए। ये जो डिफरेंस आया, ये लाइफ में थॉट प्रोसेस का चेंज आ गया कि एटलीस्ट जो इनकम लेवल लो वाले लोग हैं, लेस देन 12 लाख वाले लोग हैं, इसको लो नहीं कहा जाएगा। लेकिन करंट कंटेक्स्ट ऐसा हो गया है कि अच्छा लाइफ जीने के लिए 10-12 लाख रुपए साल का चाहिए, और 5-6 वाला लाइफ आदमी हैंड टू माउथ ही जी रहा है। बचाने का आप उसमें बचा सकते हो, नो डाउट, प्रोवाइडेड आपका खुद का घर हो एंड ऑल दैट हो, तो आपका बच जाता है। बट सब लोगों को ये मालूम है कि 8-10 लाख वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टैक्स में करें, राइट? सोशल मीडिया पे इतना रेंट है, मेरे भी इतने सारे वीडियोस थे कि मैडम ये मत करना, मैडम वो मत करना, प्लीज टैक्स मत बढ़ाना, 15 लाख तक जीरो टैक्स, शर्म नहीं आती एंड ऑल, क्या क्या मैंने वीडियोस नहीं बनाए। सोशल मीडिया का रैंट उन तक पहुंचा, गवर्नमेंट तक पहुंचा है, एंड इसीलिए इस बार पूरा बजट में सिर्फ एक ही चीज हाईलाइट का है कि मिडिल क्लास को टैक्स का बेनिफिट दिया गया। एंड इसीलिए बजट, अगर आप कोई कॉर्पोरेट से पूछेंगे या कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछेंगे तो कहेगा कि बजट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पब्लिक ऑन स्ट्रीट से पूछेंगे तो वो बोलेगा बजट बहुत अच्छा है। तो आपको ट्विटर पर रैंट नहीं दिखेगा। उसके पहले क्या होता था? सब लोग बोलते हैं बजट अच्छा है, मिडिल क्लास बोलता है हमको क्या मिला। अब क्या होगा? मिडिल क्लास बोलेगा हमको तो इतना दे दिया। पॉइंट है थॉट प्रोसेस चेंज का। थॉट प्रोसेस क्या चेंज हुआ कि भाई एक काम करो, अप टू 12 लाख वाला कमाता ही क्या है, पॉइंट ये है, तो उसको हटा दो टैक्स ब्रैकेट से। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि गवर्नमेंट भी अभी अपना 8th पे कमीशन लाएगा, तो उसके जो एम्प्लॉइज अभी लोअर ब्रैकेट में भी थे, मान लीजिए साल के 6 लाख वाले में भी थे, उनकी भी सैलरी 9-10 लाख होने वाली है, राइट? तो वो जो 6-7 लाख वाले सीधा 9-10 लाख में पहुंचेंगे, तो उसके कारण भी टैक्स रिलीफ उनको देना ही था। नहीं तो वो बोलेंगे सर मैं जो सैलरी बढ़ा वो तो टैक्स में ही चला गया, तो वो टैक्स रिलीफ भी देना था। तो मल्टीपल फ्रंट पे गवर्नमेंट ने एक ही बार एक ही शॉट में टैकल कर दिया। अब उनको ये मालूम है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक पब्लिक भी नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? मान लो कोई का सैलरी आज 6 लाख है, उसको 12 लाख जाने में 2-3 इंक्रीमेंट उसका निकल गया। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि अभी बजट आया, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का बताता हूँ, सुन लीजिए, फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बजट में बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, राइट? एंड आप ना इससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। तो और प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब जो रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो कोई भी स्टॉक्स की बात जल्दी नहीं करेगा, राइट? तो मैं आपको यूनिवेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। यूनिवेस्ट में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस देते हैं इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज पे। एंड ये रिकमेंडेशंस बेसिकली है कि कब खरीदना है, कब बेचना है एंड क्या टारगेट रह सकते हैं। प्लस ये सपोर्ट आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स हैं, जो कि इसको इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म बनाता है। प्लस ये सेम चीज का ईटी से अवार्ड भी जीत चुका है। तो इनके सब्सक्रिप्शन प्लान 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ पर डे आएगा, जहां पे आपको स्टॉक रिकमेंडेशन सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लोग से मिल जाएंगे एट ए वेरी लो कॉस्ट।
राइट। और प्लस मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो 3 फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। एंड अगर आप मनीष कोड यूज करते हैं तो आपको 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि इनिशियली फ्री रहेगा सिर्फ 25 लोगों के लिए, मतलब जो कि इनिशियली डिस्काउंट रहेगा ओनली फॉर 25 पीपल जो फर्स्ट साइन अप करेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार यूनिवेस्ट ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे चेक कर लीजिएगा एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करिएगा। आपने सुन लिया होगा, आगे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। तो 2-3 साल के पहले पब्लिक भी नहीं रोने वाला है। तो 2-3 फ्रंट पे गवर्नमेंट ने एक ही संग छक्का मार दिया। अब इस अच्छा दूसरा बेनिफिट इसका क्या हुआ गवर्नमेंट को? आपको लगता है कि सिर्फ पब्लिक को बेनिफिट हुआ? नहीं, गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ। जो ये एडिशनल 50,000 1 लाख रुपए आपके बचेंगे टैक्स के, उस पैसे का आप क्या करोगे? कहीं खर्चा ही करोगे या कहीं सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे? बैंक में रखा आपने तो गवर्नमेंट को बेनिफिट, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो गवर्नमेंट को बेनिफिट, कोई एक्सपेंडिचर करा तो गवर्नमेंट को बेनिफिट, और वो पैसा रोलिंग में चला गया ना, इकोनॉमी में चला गया। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आज स्टॉक मार्केट में, और मैंने ये ना लाइमन के लाइव सेशन में भी बताया था कि रॉकेट करेगा कंजम्पशन, रॉकेट करेगा ऑटो, वो रॉकेट करे क्योंकि ये पैसा कहां जाएगा? लोग कार्स लेंगे, लोग बाइक्स लेंगे, ये एक्स्ट्रा पैसा, जबकि आपको ही मालूम 50,000 में बाइक नहीं आनी है, 50,000 में कार नहीं आनी है, बट पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा पैसा आया ना, ये पैसा मैं कहीं खर्चा कर सकता हूं। और जो 12 लाख वाला जो टैक्स का प्लानिंग करता था लास्ट का 3 महीना, कंजम्पशन उसका ऐसे ही डिक्लाइन करता था, नेक्स्ट ईयर से वो हेडेक में नहीं रहेगा वो। ऑल्दो ठीक है, इनकम जब बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन वो भी ना अप टू 25 लाख टैक्स का इंपैक्ट कम हो गया है। क्योंकि मान लीजिए लास्ट ईयर, अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करें, अगर इस साल का भी आईटीआर जब आप फाइल कर रहे होंगे, अगर आपका 25 लाख रुपीज इनकम है तो आप ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपीज टैक्स पे करोगे, अप टू 25 लाख अगर आपका इनकम है तो। वेर एज नेक्स्ट ईयर अगर आपका 25 लाख रुपीज तक इनकम है तो आप 3 लाख के आसपास ही टैक्स पे करोगे या उससे कम ही पे करोगे। तो ये बेनिफिट आया, राइट। तो नेट नेट इंपैक्ट बहुत आया। दूसरा चीज, जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं, बिजनेस फैमिलीज का क्या होता है? बिजनेस फैमिलीज का ये होता है कि वो अपना सीए को सीधा बोल देते हैं, देखो सर अपने को टैक्स देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है या फिर नहीं देना है, अपना मेन मेन भाई इतना 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 एसेट है, अपने फाइल में उतना ही पैसा दिखाना है। मान लो शादी है, 4 लाख की ज्वेलरी खरीदी, तो उसी हिसाब से दिखाओ भाई कि उतना दिखे। अब उस हिसाब से क्या था, जब तक आईटीआर 5 लाख तक अलाउड था तो 4,90,000 तक का भरते थे। जब 7 लाख हुआ तो 6,90,000 तक का भर रहे। अब हो गया 12 लाख तो 11,90,000 का आईटीआर भरेंगे। तो जो हमारा जीडीपी का फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस है, क्योंकि अब आप पक्का में उतना पैसा लेके आओगे, कच्चा पक्का ये मारवाड़ी लोग आराम से समझ रहे होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे या जो दुकानदार लोग होंगे, स्पेशली राजस्थान, गुजरात और पूरे इंडिया के मारवाड़ी बिजनेसमैन जो फ्रेंड्स में हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये बात समझ पाएंगे। तो जो कच्चा का इनकम था अपना, कच्चा का इनकम अपने फॉर्मल में लाने में डर लगता था। अब क्या है, अब कच्चा का इनकम डायरेक्ट आप पक्का में दिखाने वाले हो, तो वो 12 लाख पक्का का इनकम हो गया। अब जैसे ही 12 लाख पक्का का इनकम हो गया तो आपका नेट नेट, अच्छा घर में 4 आईटीआर है, 3 आईटीआर है, 2 आईटीआर है, तो उतना आप पक्का का इनकम दिखा पाओगे। जब पक्का का इनकम दिखा पाओगे तो आप कंजम्पशन ज्यादा कर पाओगे। अभी क्या होता है कि पैसे तो बहुत हैं बट खर्चा करने में डर लगता है कि भाई कहीं टैक्स वाला ना पकड़ ले। अब वो चीज कंजम्पशन में आएगा तो धीरे 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 इकोनॉमिक साइकिल ट्रिकल डाउन होने लगेगा एंड ये बढ़ने लगेगा। प्लस जैसे जैसे कच्चा का पैसा चैनल में आके पक्का बनते जाता है, वो इन 3-4 ईयर्स वो पूरा पक्का का इकोनॉमी बन जाता है। हाँ ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, वो कच्चा पक्का चलते रहेगा, कैश और नॉन कैश चलते रहेगा क्योंकि इकोनॉमी का साइज भी बड़ा हो रहा है, राइट। लेकिन एट द एंड आपके पास प्रोविजंस आ गए कि हाँ हम इतना दिखा सकते हैं, तो ये बेनिफिट आ गया। तो चलिए एक बार ना इसको कंप्यूटेशन में दिखाता हूँ कि कैसे क्या चेंज होने वाला है, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारे पॉइंटर्स पे भी डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड हो जाइए। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ट्रेड ब्रेन्स वालों ने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सो उसमें कैसा है, सिंपल सा ये देखें। पहले आता हूँ मैं टैक्स स्लैब वाला ही क्लैरिटी दे देता हूँ आपको, बाकी सब चीज़ों पे आता हूँ। देखिए न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ये है कि अप टू 4 लाख जीरो टैक्स है, 4 to 8 में 5% है, 8 to 12 में 10% है, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25%, above 24
30%। अब आपको लगेगा सर ये तो 4 से 8 में भी टैक्स है, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गया, आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो हमको। नहीं, अब क्या हो गया है कि ये लोगों ने क्या करा कि रिबेट बेनिफिट फुल अप टू 12 लाख कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिबेट मिल जाएगा 87A के अंडर अप टू 60,000 का। ठीक है, तो नेट नेट कर करके अभी क्या हो गया कि अप टू 12 लाख आपको 87A का रिबेट ही मिल जाएगा। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 लाख का 20,000 का डिफरेंस आता, अब वो सीधा 80,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, आपको नेट नेट टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, अब प्रॉब्लम आएगा 12,50,000 वाले को। उसमें क्या मार्जिनल रिलीज का प्रोविजन होगा, कहीं स्पेसिफिकली अभी मेंशन नहीं है, बट उतना आ जाता है, वो 1-2 दिन में क्लैरिफिकेशन आ जाता है, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि 12,01,000 हो गया तो मेरे को तो जा लॉस हो गया, वो मत सोचिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आ जाएगा। तो उसमें क्या है हिसाब, 60,000 तक सीधा 87A में रिबेट दे दिया गया है। तो नेट नेट न्यू टैक्स रिजिम में ओल्ड टैक्स से 20,000 ऐसे बेनिफिट था, 60,000 का रिबेट दे दिया गया, तो इसलिए 80,000 दिख रहा है, बट एक्चुअली 80,000 नहीं है। और हाईएस्ट स्लैब में कल चले गए आप, अगर 24 लाख में आप गए तो आपका नेट नेट टैक्स सेविंग 1,10,000, और अगर मोर देन 24 लाख है तो 1,10,000 आप अपना एनुअल सेविंग मान के रख सकते हैं। तो अप टू 50 लाख वाले पे कर रहे हैं 10,80,000। इसका इफेक्टिव रेट पता है क्या आता है, 20%, 21-22% आता है। तो अप टू 50 लाख इंडिया में समझ लीजिए कि 99% लोग कवर हो जाते हैं उसमें, उनका हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट आएगा 22% के आसपास। ये बहुत अच्छा नंबर है कि 99% ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंट्री इज टैक्स्ड लेसर देन 25%। ये एक अच्छे नंबर में आएगा। और अप टू 25 लाख अगर आपका इनकम है, 24 लाख इनकम है, उस पर 3 लाख का टैक्स लग रहा है, यानी कि नेट टैक्स आपका 12-13% का ही आउटफ्लो है। ये खराब नहीं है। तो इफेक्टिव टैक्स एज ए कंट्री नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे बहुत कम कर दिया गया, और इसीलिए मैं अच्छा बोल रहा हूं। देखिए मैं जनरली ना, अगर गवर्नमेंट ने एक भी कमी छोड़ा होता ना, मैं जरूर गाली देता, क्योंकि वो मेरे को उसी में मजा आता है। बट कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो आप ये कहेंगे कि सर लाइफ में 60,000 रुपए से क्या डिफरेंस आ जाएगा, या 50,000 से क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस अमाउंट से नहीं आता है, डिफरेंस थॉट प्रोसेस से आता है। थॉट प्रोसेस का मतलब ये है कि सिंप्लीफाई कर दिया गया चीजों को आपके लिए, वो बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि 50,000 60,000 सही बात है, उतना तो आप एक ट्रेड में ऐसे ले लेते हो। पॉइंट रुपए का नहीं है, पॉइंट है लाइफ में सिंप्लिसिटी का। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हेडेक नहीं लेना है, और प्लस आपको पिंच नहीं करना है। वो अमाउंट पे टैक्सेशन आ गया है, एंड वो चाहिए था अपने को, जो कि अभी आया है। ठीक है, तो ये एक चीज अपने को रहेगी जो अपने को मैटर करता है एंड फर्क पड़ता है उसका, तो ये ध्यान रखना है अपने को। और अब आते हैं कि क्या रहेगा बाकी सब चीजों का, तो चलिए बाकी सब चीजों पे चलते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स है 34,96,000। ये एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब कि टोटल टैक्स का कलेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जोड़ के 35 लाख करोड़ के आसपास आएगा, और एक्सपेंडिचर होने वाला है गवर्नमेंट का 51 लाख करोड़ के आसपास। तो नेट नेट फिजिकल डेफिसिट आ गया अराउंड 16 लाख करोड़ का। 16 लाख करोड़ में गवर्नमेंट ने बोला हम एक्सटर्नल बारोइंग करेंगे 15 लाख करोड़ का, मतलब 1 लाख का कहीं ना कहीं और से डिसइन्वेस्टमेंट करके या कहीं ना कहीं से कुछ करके पैसा लाएंगे। अब प्रॉब्लम मार्केट को ये है कि ये जो ग्रॉस बोरिंग ये लोग लेके आए 15 लाख करोड़, तो मतलब इस साल 15 लाख करोड़ का हमारा कंट्री का डेट बढ़ने वाला है। ये नंबर जैसे ही पब्लिश किया गया, मार्केट 200 पॉइंट टूट गया। क्योंकि एक तो पहला बात कि आपने इस बार का टारगेट क्या रखा था, 4.9% के आसपास का रखा था। आप खुद बोल रहे हो कि वो हमारा मिस हो रहा है इस बार टारगेट। कोई बात नहीं, मिस हो सकता है, इतना बड़ा बैलेंस शीट, लाख करोड़ का बैलेंस शीट, 50 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ का बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत मिस हो सकता है। बट मिस से जरा बड़ा बात है कि नेक्स्ट ईयर और बॉर्डिंग बढ़ने ही वाली है, तो इवेंचुअली अभी ये 4.4% अगर दिख रहा है, मान लीजिए आप 5% पे भी रहें ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, तो पॉइंट ये है कि हर साल आपके लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो रीपेमेंट कब आएगा, एंड वो चैलेंज आ रहा है कि अगर रीपेमेंट नहीं आएगा
तो टेक्निकली लोग क्या करेंगे, पॉइंट ये है। तो लोन पे लोन बढ़ते जा रहा है, लोन पे लोन बढ़ते जा रहा है, बट अच्छा लोग कहेंगे कि सर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ है या बढ़ रहा है या फिर स्टैग्नेंट है, जो भी आप कहेंगे, या आप अपना व्यू दे सकते हैं। बट अब बात समझिए कि मैं पहले एक बार 10 लाख रुपए कमाता था तो मैंने 10 लाख का लोन लिया। अब मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो 1 करोड़ का लोन लिया मैंने। बट पॉइंट ये है कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ और 1 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, तो कोई सेंस बनता है? मेरी अचीवमेंट तब होगी जब मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ और लोन 80 लाख का ही है, तो ज्यादा सेंस बनता है ना। हमारा लोन हर साल बढ़ते जा रहा है क्योंकि हर साल हम 4-5% के फिजिकल डेफिसिट में बैठे हुए हैं। अच्छा ये एम्बिशियस नंबर्स हैं, क्योंकि आपने जैसे इंडिविजुअल्स के टैक्स कम करें तो इसमें रिसीट में कुछ सेम आएगा नहीं आएगा, यू आर नॉट श्योर, और एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे इसके लिए आपको मालूम है। अच्छा प्रॉब्लम दूसरा है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंडिचर में आपने हर जगह एलोकेशन कट करा है। डिफेंस का एलोकेशन 6.81 लाख करोड़ है, लास्ट ईयर ये 6.9 लाख करोड़ था, आप समझो। तो लास्ट ईयर जितना ही आपने रखा था एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये कम हो गया क्योंकि जीडीपी आपकी ग्रो करी है। रूरल डेवलपमेंट सेम अगेन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी फिर अगेन नंबर कम है, राइट। लास्ट ईयर ये 2.66 लाख करोड़ था रूरल डेवलपमेंट का, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड था 1.66 लाख करोड़ के आसपास। होम अफेयर्स ये जो रखा है, ठीक है, ये मोस्टली रिलेटेड टू आवास योजना एंड ऑल है, बट वो भी 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते थे। एडुकेशन पे बजट ठीक है, लास्ट ईयर के इनलाइन है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से भी। आईटी एंड टेलीकॉम में ज्यादा एक्सपेक्टेड था, नहीं हुआ। हेल्थ एनर्जी अगेन परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कम हुआ, तो हर जगह आपने एक्सपेंडिचर कट कर दिए एंड उसके बाद आपने ये वाला दिया है। एंड यही मार्केट को समझ में नहीं आया कि अगर आप एक्सपेंडिचर कट कर दे रहे हो फिर भी आप कह रहे हो कि हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ने ही वाले हैं ना, क्योंकि आप स्पेंडिंग कौन सी कम कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे यही मार्केट को अच्छा नहीं लगा। मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बजट है, बट बजट में क्या है कि आपने एक्सपेंडिचर कम कर दिया। अच्छा एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है तो मार्केट एलोकेशन डिमांड ज्यादा करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का फैक्टर है 5-6%, तो राइट, प्लस जीडीपी ग्रोथ का फैक्टर है 5-6%, तो 10-12% आपके एलोकेशन बढ़ते रहना चाहिए। 10-12 नहीं भी बढ़ाया, आप 5-6% तो बढ़ाए इन्फ्लेशन जितना। आपने अगर स्टैग्नेंट रख दिया तो नेट नेट वो डिक्लाइन करा है। यही चीज जैसे ही अनाउंस हुआ ना, मार्केट टक करके टैंक कर गया एंड वो लास्ट तक रिकवर नहीं करा। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट को दिखा कि ये गड़बड़ है कुछ, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें अनाउंस हुई हैं उसमें, एक एग्रीकल्चर में मखाना बोर्ड इन बिहार, ऑल्दो मेरे को लगता है कोई भी बोर्ड बनता है तो नुकसान ही करता है, जूट बोर्ड बोल लीजिए आप, टी बोर्ड बोल लीजिए, सब ने नुकसान ही करा है, कोई फायदा नहीं करा है, ठीक है। एमएसएमई वगैरह सब ठीक ही ठाक हुआ है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा करने का प्लान है, आईआईटीज पे ज़्यादा स्पेंडिंग है, पब्लिक पार्टनरशिप ये वो ये सब लिखने की बातें होती हैं। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में इसमें बहुत एफर्ट आता है, बहुत टाइम लगता है। हाउएवर छोटे छोटे चीज़ों में जहाँ पे टैक्सेस में झमेला था वो सब में, एक्सपोर्ट्स वगैरह में बहुत टैक्सेस कम करे हैं लोगों ने, और ठीक है वो एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में काफ़ी कुछ चेंज करा है, ठीक है। कि इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कैपिटल गुड, टेक्सटाइल, ये सब पे जीरो टैक्सेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आईटी वगैरह में भी सब कम कर दिया गया है, तो अच्छा चीज़ है, राइट। एंड स्पेस सेक्टर का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सब में बेनिफिट, मतलब कि लोकल प्राइजेस को कम करने पे फोकस ज़्यादा दिया गया है, ये ज़्यादा बेनिफिट है। मोटरसाइकिल अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सब पे टैक्सेस हैं वो सब कम कर दिए गए हैं, तो ये अच्छा अच्छा फैक्टर है, राइट। अच्छा कस्टम ड्यूटी इंक्रीज किस में किया गया है? गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पे और इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स के इंपोर्ट पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फ्लैट टीवी पैनल पे, मतलब टीवी वगैरह आप अगर मंगाते हो चाइना से तो महंगा पड़ेगा, अभी 10 से 20% कर दिया गया है। यानी कि नेट नेट इम्पैक्ट आपका आएगा 3-4 हज़ार रुपये का, या समझ लीजिए 6-7% का इम्पैक्ट आ जाएगा प्राइस पे। 30,000 रुपये, मान लीजिए 40,000 का टीवी है तो 3,000 3,500 का डिफरेंस आ जाएगा, तो उतना वो महंगा हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ों में टैरिफ रेट चेंज करा है इन्होंने, टैरिफ रेट देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ों में है, देख लीजिएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। और ये टैक्स स्लैब वगैरह समझा दिया। टीडीएस एंड टीसीएस में काफ़ी चेंजेस हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। डिविडेंड वगैरह पे भी कम कर दिया गया है टीडीएस का रेट, ठीक है। उसके बाद विनिंग वगैरह पे, इंश्योरेंस, ये सब पे चेंज किया गया। मेन चेंज आया है
जो घूमने उमने जाते थे ना अपने, तो टूर पैकेजेस पे जो वो लेना पड़ता था TDS वगैरह का, वो सब चेंज हो गया। और एनहांस्ड कंपनसेशन, रेंट, ये सब पे चेंजेस आए हैं। तो पहले क्या था कि 2,40,000 पर फाइनेंशियल ईयर पे अगर उससे ज़्यादा हो रहा था TDS काटने का रूल था। अब आ गया है कि 50,000 पर मंथ तक में काटना रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि लोग क्या रेंट ना कैश में दिखाने लग गए थे कि 2 लाख, भाई 2,20,000 तो 20,000 ही कैश में दिखाएंगे, उसके बाद सारा अपने उसमें करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। मार्केट्स क्या रहेगा कैसा रहेगा वो अपने देखेंगे, बट कंजम्पशन एंड ऑटो के लिए मार्केट पॉजिटिव किया। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बजट ये माना जाएगा। स्टॉक मार्केट ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया है क्योंकि बाकी सेक्टर्स में कुछ एलोकेशन नहीं है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेलवे का मेंशन तक नहीं है, जबकि रेलवे को सबसे ज्यादा जरूरत है अभी, एंड रेलवे का मेंशन तक नहीं है। तो काफी लोग बोलेंगे सर आपने रेलवे PSUs के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, तो रेलवे स्टॉक्स तो अच्छा नहीं कर रहे हैं अभी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन नहीं करे, बट कुछ ना कुछ ही लोग का प्रोविजन होगा, क्योंकि रेलवे पे जीरो स्पेंडिंग ऐसा तो नहीं हो सकता। स्पेंडिंग तो होगी, अब उसका कुछ अलग प्रोविजन होगा, या उन लोगों ने सेपरेट बजट का सोचा होगा, या कुछ और सोचा होगा। कुछ तो प्लानिंग आने वाली है, वो देखते हैं कैसे आती है। और नेक्स्ट वीक मैडम इनकम टैक्स बिल नया वाला पेश करेंगी, तो उसमें देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। हाउएवर टैक्स स्लैब वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सिक्योर हो जाइए। और नया टैक्स बिल जरूरत है, क्योंकि ओल्ड वाले में ना इसका प्रोवाइजो, उसका सब सेक्शन, इसका ये वो करके बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। उसको बस सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है। वो सिंप्लीफाइड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो सब सेक्शन क्लॉज और ये पढ़ते पढ़ते ना हम जैसे, जो हम लोग का काम है ये सब, हम लोग भी परेशान हो जाते थे कि इतना बेवकूफ जैसा है। बेयर एक्ट इतना पतला होता था जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करे थे CA का, और आज बेयर एक्ट इतना मोटा होता है इनकम टैक्स का। मजाक चल रहा है। वो अब हाफ नहीं करोगे तो क्या करोगे, 1/10 करो ना सीधा यार। हर चीज हाफ हार्टेड नहीं करो। जैसे इनकम टैक्स का आज बेनिफिट दिया ना मिडिल क्लास को, सीधा हर चीज फुल हार्टेड करो। बट पॉइंट ये है, स्पेस मेंशन नहीं, रेलवेज मेंशन नहीं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बाकी सब चीज ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। और मार्केट ने टैंक भी इसी रीजन से करा क्योंकि आपके ना फिस्कल वगैरह के नंबर्स ये सब थोड़े से कुछ ज्यादा ही आपने ऑप्टिमिस्टिक वे में ले लिए, तो वो थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, एंड उसी कारण थोड़ा चैलेंज हुआ है। हाउएवर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड एंजॉय करिए। पहला बार कोई अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने 11 साल में, सेलिब्रेट करिए उसको।